नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 के गद्य उपविभाग में अभी हमारा बाजार दर्शन जो कि जैनेन्द्र कुमार जी का लिखा हुआ है, इसका तीसरा भाग हम आज पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जिस व्यक्ति का मन भरा हुआ रहता है उस व्यक्ति के सामने बाजार निरर्थक हो जाता है और वह शर्मसार भी हो जाता है। इस पाठ की मुख्य बात यही है कि बाजार के आकर्षण को हम देखें, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाजार उन्हीं लोगों के लिए सार्थक हैं जो ये जानते हैं कि उनको क्या लेना है। आगे चलिए। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए। मतलब जैसे कोई हमारे ऊपर व्यंग्य करता है, कटाक्ष करता है, ऐसे ही पैसा भी हमारे ऊपर कटाक्ष करता है दूसरे का अपना भी करता है दूसरों के लिए। वह दारुण है, दारुण और कठोर। अब इसमें उदाहरण दिया है, मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती जलाती। एक कठिन व्यंग्य की लीक पंक्ति ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो, दूर हो, अलग हो। कहते हैं कि कोई गाड़ी हमारे सामने से निकलती है तो वो एक स्पष्ट संदेश हमारे ऊपर छोड़ के जाती है कि तुम ये नहीं खरीद सकते। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। कृतज्ञ मतलब कृतज्ञ का विलोम है कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। अर्थात ये है कि कई बार हम किसी दूसरे व्यक्ति को अमीर देख करके स्वयं के परिवार से नफरत तक हमको हो जाती है। तो ये पैसे की व्यंग्य शक्ति है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर कर होकर नहीं रह जाती। कहते लेकिन ये जो लोक वैभव, दुनिया की जो अमीरी है, ये सब लोगों को तो चोट करती है। कहते लेकिन जो अकिंचित कर चूरन वाला है, अकिंचित कर मतलब जो कुछ भी नहीं है, उसके आगे ये हथियार डाल देती है। चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी हो जाती है। तो वो क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। तो कहते ऐसा कौन सा बल या ताकत होती है जो कि बाजार को पिघला सकती है या चूरन वालों के पास है। उस बल को जो नाम दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, अपर जाति दूसरी जाति का। कहते हैं ये वो ताकत नहीं है जो इस दुनिया में अमीरी को फैलाती है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं, बताऊं। ध्यान दें, एक व्याकरण पीछे आएगी, कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। एक ही भाषा के शब्द बोलते हुए जब दूसरे भाषा के शब्दों को हम अपनी लिपि में लिखते हैं तो उसे कहते हैं कोड मिक्सिंग। जैसे लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, अब स्पिरिचुअल अंग्रेजी का शब्द है लेकिन देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, तो पूरे एक ही भाषा के शब्द के बीच में जब हम दूसरी भाषा के शब्दों को डालते हैं तो वो कोड मिक्सिंग कहलाती है। और जब हम एक भाषा को बोलते हुए अचानक दूसरी भाषा पर पूरे चले जाते हैं तो वो कोड स्विचिंग कहलाती है। जैसे मेरे घर में कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल हैं। अब टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर ये अंग्रेजी के शब्द बीच में आ गए तो ये कहलाए कोड मिक्सिंग। लेकिन अगर आप कहोगे कि मेरा ये मानना है
कि वी शुड ट्राई आवर बेस्ट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मतलब इस तरह से जब हम दूसरी भाषा पर ही पूरे चले जाते हैं तो कोड मिक्सिंग कहलाती, कोड स्विचिंग कहलाती है। कहते हैं मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों के अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं, बताऊं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मतलब नहीं, क्योंकि मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है, जहां तृष्णा है, तृष्णा मतलब इच्छा, चाहत, बटोर रखने की स्पृहा है, स्पृहा इच्छा, वहां उस बल का बीज नहीं है। अर्थात जहां पर इच्छाएं हैं, एम्बिशंस ज़्यादा हैं, ज़्यादा चीज़ इकट्ठे करने की भावना है, वहां वो चीज़ नहीं होती, वो बल वहां नहीं है। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। अर्थात जो लोग ये चाहते हैं कि मैं संचय करूं, संचय की इच्छा, ये भी वो भी, और वैभव की चाह, ये भी वो भी, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति कमजोर होता है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, कमजोरी है। वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। कहते इस चीज से मनुष्य पर धन जीतता है और मनुष्य की चेतनता पर जड़ चीजें जीतती हैं। अब इसमें बहुत बढ़िया उदाहरण दिखा रहे हैं कि बाजार से हम कैसे लोग फायदा उठा सकते हैं, जैसे चूरन वाले उठाते हैं, जैसे इस पार्ट में चूरन वाला भगत जी उठाते हैं। तो देखिए बहुत बढ़िया ये भाग आएगा। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए लेखक को। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, मैंने भी जय जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थीं और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। मतलब ऐसा नहीं कि हम बाजार की निंदा करें या आंखें बंद कर लें। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, ये नहीं कि बाजार में चेहरा उतार लेना। सबका अभिवादन लिया, सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किससे कम खुली थी। आंखें भी उन्होंने खुल रखी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उनमें नहीं थी। आंखें नहीं फाड़ रहे थे, वाह वाह। व्यवहार में पशोपेश नहीं था, ऊहापोह नहीं थी, ऊंच नीच नहीं थी, और खोए से खड़े हुए नहीं रहते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में भी नहीं है। बाजार के प्रति अप्रीति भी नहीं है। अप्रीति मतलब नफरत। जैसे उस समूचे माल के प्रति उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं है, प्रसन्नता ही भीतर है। क्यों? क्योंकि अंदर कोई रिक्त नहीं है। रिक्त मतलब अंदर वो खाली नहीं है, उनका मन खाली नहीं है, उनका मन भरा हुआ है। और यही पाठ की मूल बिंदु है कि बाजार का प्रभाव, बाजार के आकर्षण का प्रभाव उन लोगों पर बिल्कुल नहीं पड़ता जिनका मन भरा हुआ है, चाहे धन हो चाहे धन नहीं हो। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न, संतुष्ट, वह चौक बाजार में से चलते चले आते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार आने की अपनी काम की चीज़ ली, चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, जबरदस्ती नहीं, मैं नहीं देखूंगा बाजार के। लेकिन उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए। तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा है, क्योंकि उनके मन में है कि मुझे जीरा और काला नमक ही लेना है। जरूरत भर जीरा वहाँ से लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखर जाता है। कहते ये जो बल है कि निश्चित लक्ष्य चौक की। अब देखिए इसका क्या निकला कि हम बाजार की निंदा भी न करें, बाजार से आंखें बंद न करें, बाजार से नफरत भी न करें, बाजार से के प्रति हम ईर्ष्या भाव भी न रखें, और बाजार के प्रति हम नकारात्मक भाव भी न सोचें। बाजार को देखें, लेकिन ये होना चाहिए कि हमें लेना क्या है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि उसको वो लेता ही नहीं। चुप भगत जी लेते ही नहीं, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है
तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ये ज्ञात हुआ, अब ये पंक्तियाँ ध्यान से, ये प्रश्न आएगा कि कौन से लोग मनुष्य को सार्थकता, कौन सा बाजार मनुष्य को सार्थकता देता है, या कौन से मनुष्य बाजार को सार्थकता दे सकते हैं। तो कहते हैं यहाँ मुझे ज्ञात होता है, मतलब पता चलता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। इसको आप बिंदु के रूप में लिखेंगे, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट का मतलब चालाकी। भाई बाजार में लोग न चाहते हुए भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए झूठ और कपट का सहारा लेते हैं। आगे आएगा, कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इससे क्या होता है, आपस में सद्भाव घट जाता है। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर नहीं रह जाते। इस सद्भाव की गिरने पर, ह्रास मतलब क्षति, कमजोर होने पर, आपस में भाई भाई, सुहृद मतलब दोस्त, और पड़ोसी फिर आपस में नहीं रह जाते, क्योंकि सबको पता है, सब एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। इसलिए आप देखते हैं आजकल सुनार होता है, मतलब आप अपने रिश्तेदारों की दुकान पर भी जाओ तो आपको लगता है कि नहीं, वो अपना फायदा नहीं छोड़ रहा। ये सब बाजारूपन की वजह से, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि वो लूटे एक दूसरे को, और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह से व्यवहार करते हैं। मतलब पूरी दुनिया बाजार की वजह से केवल दो भागों में बट गई है, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। घात मतलब इंतजार में। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, और यह है बाजार का, बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट खत्म हो जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है, और वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, उल्टा है, वह मायावी है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो देखिए कौन सा अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है, जो कपट को बढ़ाता है, जो मानवता के लिए विडंबना है, जो बाजार का शोषण करता है। ये तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपका ये पठन वाला भाग पूरा हो गया है। अब आपको जो काम करना है, लेखक के परिचय को बिंदु के रूप में लिखना, पूरे पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को अर्थ के साथ लिखना, और तीसरा, इस पूरे पाठ के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको 1-2 पेज में जितने में आए उतने में उसको आराम से करना। अगली कक्षा में आपको हम प्रश्नोत्तर कराएंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर न समझ में आई हो तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।